नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं DSSS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम इस वीडियो में इकोनॉमी से जितने भी अब तक प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को देखेंगे। इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स का सीरीज 1 कर लिया था, आज दूसरा देख रहे हैं सीरीज 2। तो इसमें संस्था से जो भी प्रश्न पूछे गए उसे देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 1949 में योजना आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री को अध्यक्ष के रूप में लेकर की गई। 1949 में नहीं की जाती, 1950 में की जाती है योजना आयोग की स्थापना। तो ये हमारा कथन गलत है। कथन दूसरा देखते हैं। जीडीपी एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। बिल्कुल सही है। जीडीपी क्या होता है? एक वर्ष में किसी भी देश में वस्तु और सेवाओं से जितने भी का उत्पादन किया जा रहा है उनका अंतिम मूल्य हमारा क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कथन केवल 2 सही है। ठीक है। योजना आयोग की स्थापना कब की जाती है? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की जाती है। बाद में यही योजना आयोग हमारा नीति आयोग का रूप ले लेता है 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? इसमें ये पूछा गया आपसे। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है हमारा। आगे देखते हैं। योजना आयोग जो बना था हमारा, उसी को 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग बना दिया गया। नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान में इसके CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा गया आपसे। आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण के प्रमुख परिणामों में से एक है। आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण के प्रमुख परिणामों में से एक है। WTO की स्थापना 1955 में गैट के उत्तराधिकारी संगठन के रूप में की गई थी। तो दोनों सही है हमारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। दोनों सही है। ठीक है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई गैट के रूप में। ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है, बात कर लेते हैं, वो कहाँ पे? जिनेवा में है। विश्व बैंक का पूरा नाम क्या है? तो विश्व बैंक का पूरा जो नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी 1944 में। ठीक है। वर्तमान में विश्व बैंक के कितने सदस्य हैं? अगर आप पूछ ले तो आपसे 189। किन्हें ब्रेटन वुड ट्विन के नाम से जाना जाता है? IDA, IMF, IBRD, WTO। तो IMF और IBRD। ठीक है, ये दोनों को माना जाता है। A 2 और 3 दोनों सही है हमारा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 2, 3। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखो यहाँ पे है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजित की गई थी। ब्रेटन वुड्स संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हेम्पशायर शहर में स्थित एक स्थान है। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD के गठन का निर्णय लिया गया था। इसलिए इन दोनों संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स के जुड़वा के नाम से जाना जाता है, ट्विंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कौन सी एजेंसी विश्व विकास रिपोर्ट जारी करती है? तो कौन सी विश्व विकास रिपोर्ट जारी करेगी? विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है हमारा। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना निम्नलिखित में से किन कसौटियों के आधार पर की जाती है? तो जो मानव विकास सूचकांक है हमारा, HDI इसे बोलते हैं रिपोर्ट। तो इसमें जो कौन से इसमें आधार है? तो एक हमारा शिक्षा हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया और स्वास्थ्य हो गया। आनंद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? A, B, C। तो A, B, C ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा।
और HDI जो इंडेक्स था इसका निर्माण 1990 में महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा किया गया था। ठीक है, महबूब उल हक जो पाकिस्तान के थे इकोनॉमिस्ट। इसमें 3 चीज़ों को शामिल किया गया है: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक। आगे देखते हैं हम, मानव विकास सूचकांक का घटक कौन सा नहीं है? तो इसमें देखो, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, प्रौढ़ साक्षरता, ये सभी है। कौन सा इसमें नहीं है? तो शिशु मृत्यु दर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जो नहीं है वही सही होगा, क्योंकि इसे पूछा गया है कौन सा नहीं है। ठीक है, विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा इसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हमेशा अमेरिका के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो वित्तीय नीति बनाने के लिए वित्त मंत्रालय जिम्मेदार है। वित्तीय नीति यही बनाती है, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 2030 तक प्राप्त कर लिए जाने वाले धारणीय सस्टेनेबल विकास के लक्ष्य का भाग नहीं है। तो सभी लड़कों और लड़कियों के लिए प्राइमरी तथा सेकेंडरी की निःशुल्क शिक्षा, बिल्कुल सही है। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तथा सार्वजनिक पहुंच, ये भी सही है। सहजता से प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण को तक सम्मान पहुंच, ये भी सही है। सबके लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा, तो ये हमारा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी नहीं है, इसलिए यही सही होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, डी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना से संबंधित है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में प्रारंभ हुआ था। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा देश के निर्यातकों और आयातकों के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? तो आयातकों और निर्यातकों के लिए निर्यात मित्र है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देश में नवी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो नवी पंचवर्षीय योजना 1997 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है हमारा। आगे देखते हैं, अर्थशास्त्री में सूची, इसमें मिलान करना है आपको। तो पीसी मोहलनोबिस यहाँ देख लेते हैं। पीसी मोहन जो मोहलनोबिस थे वो तेज़ी से औद्योगिकरण तथा सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करना उनका लक्ष्य था। मतलब KN राज्य, ये किसी संबंधित, कृषि को सशक्त बनाने से संबंधित है। JC कुमारप्पा ग्रामीण औद्योगिकरण से संबंधित है। वर्गीज कुरियर, तो इसके बारे में तो सभी जानते हैं। ठीक है, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन और सहायक मॉडल, सहकारी मॉडल संबंधित है। दुग्ध क्रांति के जनक कौन माना जाता है? यही हमारे वर्गीज कुरियन। आगे देखते हैं हम, भारतीय नियोजन का निर्माण किसे माना जाता है? तो श्वेत क्रांति हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसे दुग्ध क्रांति को। भारतीय नियोजन का निर्माण किसे माना जाता है? तो भारतीय नियोजन का जो निर्माण है वो पीसी मोहलनोबिस जी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हमारा। आगे देखते हैं, भारतीय योजना के निर्माता वही है, पीसी मोहलनोबिस जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि 2002 से नहीं, 2007 से 2012 थी। ठीक है, उसके बाद जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है 12 से 17। आगे देखते हैं हम, और उसके बाद 15 में तो स्थापित ही कर दिया गया था। 12-17 थी, लेकिन 15 में हमारा नीति आयोग आ गया था। गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की थी? इंदिरा आवास योजना, लेकिन अब क्या होगा? PM आवास योजना। ठीक है, ये इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब PM आवास योजना हो गया। आगे देखते हैं हम, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखते हैं हम,
कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारत में आपातकालीन स्थिति घोषित की गई और नए चुनाव किए गए? ऑप्शन नंबर सी, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थे? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर 1951 से 56। किस मॉडल पर आधारित थे? हैरोल्ड मॉडल पर आधारित थे। और किसका लक्ष्य रखा गया था? कृषि को इसमें लक्ष्य रखा गया था, कृषि। आगे देखते हैं हम। डैश का अवलोकन है कि देश के हर व्यक्ति के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए। तो किसका अवलोकन है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसी के तहत, ठीक है, ये कब आया था? जब प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 में किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये वित्तीय सेवा की सबसे बड़ी, मतलब इसमें क्या है ना कि जो वित्तीय सेवा है को आसानी से और प्रभावी ढंग से लागू किया है तक लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसमें इसकी बात की गई। प्रधानमंत्री जन धन योजना से संबंधित है निर्धनता निवारण वित्तीय सेवाएं। तो वित्तीय सेवाएं हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं हम। संघ सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रारंभ की। इस योजना के लिए प्रतिवर्ष प्रीमियम राशि क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 12 रुपये प्रीमियम के रूप में 12 रुपये लिए जाते हैं, ठीक है। और जो घटना दुर्घटना मतलब जो आकस्मिक बीमा कवर है वो कितना है? 2 लाख तक के दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकते हैं। किस बजट में किसान टीवी की घोषणा की गई थी? तो किसान टीवी की घोषणा जो की गई है 2014 से 15 में। अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा कब की गई? तो संघीय बजट 2010 से 11। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से देख लेते हैं। हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह जीविका फसल है। बात तो बिल्कुल सही है कि जो चावल है ना, जो हरियाणा और पंजाब में क्या है? वाणिज्यिक फसल है, मतलब जिसको हम बेच सकते हैं, लेकिन वहाँ उड़ीसा में जीविका फसल है, जी सही है। रोपण कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक फसल बोई जाती है, ये भी सही है। दोनों हमारा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। निम्न में से कौन द्वितीयक गतिविधि का उदाहरण नहीं है? द्वितीयक गतिविधि में कौन सा नहीं आता है? स्टील निर्माण द्वितीयक गतिविधि है, कपड़े की बुनाई द्वितीयक है, रोटी पकाना द्वितीयक है, विज्ञापन देना ये हमारा तृतीयक है, ठीक है। ये सेवा से संबंधित है, सर्विस से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्न से संबंधित है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि से संबंधित होगा, MSP, ठीक है। इसी को लेकर अभी जो पंजाब हरियाणा में यहाँ पे क्या हुआ था? किसान आंदोलन हुआ था। तृतीयक गतिविधि सेवाओं के माध्यम से प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती हैं। बिल्कुल सही है, द्वितीयक और प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को सहायता प्रदान करती है तृतीयक क्षेत्र, तो ये सही है। बैंकिंग द्वितीयक गतिविधि का एक उदाहरण है, बैंकिंग द्वितीयक गतिविधि का नहीं है, ये हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी में नहीं आता है। बैंकिंग जो है वो टर्सरी में आता है, सर्विस सेक्टर में आता है। ऑप्शन नंबर, तो ये हमारा गलत, कथन दूसरा क्या होगा? गलत हो जाएगा, तो कथन 1 सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो। आर्थिक दृष्टि से एक प्रणाली या योजना है जो अच्छी फसल के समय स्टॉक को एक लक्ष्य सीमा से नीचे गिरने से रोकने के लिए स्टॉक खरीदती है और स्टोर करती है, और फसल जो हमारा खराब फसल के लिए दौरान स्टॉक को एक लक्ष्य सीमा मूल स्तर से ऊपर बढ़ने से रोकने के लिए जारी करती हैं। तो कौन सा बफर स्टॉक है हमारा कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखते हैं हम। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी चलाती हैं? सार्वजनिक एजेंसी। समुदाय की भूमि को क्या कहते हैं? समुदाय की भूमि को सार्वजनिक संपत्ति साधन कहते हैं, संसाधन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है हमारा?
कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है नाइजीरिया है। भारत के तृतीय सेवा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यह क्षेत्र सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, तो सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। जीडीपी में इसका सबसे बड़ा हिस्सा है, बिल्कुल सही है। देश के मूलभूत सेवाओं में समृद्धि के कारण ये क्षेत्र महत्वपूर्ण बन गया, ये भी सही है। ये क्षेत्र देश के अंदर सबसे बड़ा नियोक्ता बन गया, नियोक्ता, तो ज़्यादा नियोक्ता तो इसमें नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी गलत है, और जो गलत है वही सही होगा, क्योंकि पूछा गया है कौन सा गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं, हम निम्नलिखित में से कौन सा एनसीटी दिल्ली का एक प्रमुख उद्योग नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक, साइकिल, फुटवेयर, रेलवे, वैगनर, कोच, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारतीय जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कार्यरत है, कौन सा है? कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बजट से सबसे अधिक योगदान करता है? बजट में सबसे अधिक योगदान कौन करता है? घरेलू, राज्य सरकार, कॉरपोरेट और केंद्र सरकार। तो घरेलू है। जनगणना से क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में के किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो वही है हमारा हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यहाँ पर जो महिला लिंगानुपात बहुत ही कम है। हम बात करें कि जो 2011 की जनगणना से भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 943 है, जबकि हरियाणा कितना है? 889, 879, मतलब बहुत ही कम है। जबकि हम बात सबसे ज़्यादा केरल का है, कितना है? 1059, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से जो लिंग अनुपातों में से भारत के लिए कौन सी है? तो यहाँ पे 943 था, तो यही है हमारा कौन सा? 940 स्त्रियाँ प्रति 1000 पुरुष पर, मतलब 943। यहाँ देखते हैं हम, निम्नलिखित में से देखो यहाँ पे है ना, भारत की जो लिंगानुपात कितनी है? 943 है, जबकि जनसंख्या का तो पूछ ले तो 382 है। निम्नलिखित में से कौन एक दिए गए समय में समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है? तो सामाजिक सूचक लिंगानुपात ही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 2011 की जनगणना के अनुसार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। आधा से ज़्यादा आबादी, बिल्कुल सही है, ठीक है। केवल बांग्लादेश तथा जापान की जनसंख्या घनत्व तो भारत से अधिक है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? केवल 1 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 में बी आएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं, देखो जब हम 5 राज्यों को मिला देते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तो ये हमारी सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है, ठीक है, आधे से ज़्यादा। अब यहाँ पर हम देखते हैं भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 382, जबकि जापान का कितना है? बांग्लादेश का कितना? 11,115, मतलब 11, इसमें कितना? 11,015 है, मतलब 11,015 नहीं, 1,115, सॉरी। भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व प्रति व्यक्ति कितने हैं? तो वही अभी हमने देखा था, 382। ऑप्शन नंबर सी प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित अंकों में से भारत के जनसंख्या घनत्व का कौन सा दर्शाता है? देखो इसमें 382 वर्ग किलोमीटर, वही है। ऑप्शन नंबर सी
आगे देखते हैं हम, अगर साक्षरता दर पूछ ले, साक्षरता दर कितना है? साक्षरता दर भारत का 74.04%, पुरुष साक्षरता कितना है? 82.14, जबकि महिला साक्षरता 65.46। निम्नलिखित में कौन सा भारत में जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक आबादी वाला शहर या शहरी समूह है? सबसे अधिक आबादी कहाँ रहती है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी। भारत की जनगणना के अनुसार 2001-2011 के बीच निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन दशकीय जनसंख्या वृद्धि को दर्शाती है? 17.64। आगे देखते हैं हम, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के लिए निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सा सही है? तो नगरीय जनसंख्या के लिए कौन सा प्रतिशत है? 31%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वास्तविक साक्षरता दर कितना है? तो वास्तविक साक्षरता दर हमने अभी देखा था 74.04%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखो, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सन 2016 में विश्व के सबसे ज़्यादा जनसंख्या से कम जनसंख्या की ओर दर्शाता है? तो विश्व का सबसे ज़्यादा कौन सा है? चीन, भारत। देखो चीन, रूस नहीं है, चीन, भारत। हालांकि ना भारत पहले पे आ गया, भारत यहाँ पे आएगा, चीन दूसरे पे आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। अब तो भारत सबसे पहले स्थान पे है। तो ऑप्शन नंबर उस समय के हिसाब से कौन सा है? बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अधिशोषित जन्म दर को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? CBR। CBR मतलब क्रूड बर्थ रेट। तो कौन सा होगा हमारा? BI/P × 100। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखते हैं हम, देखो BI मतलब होता है वर्ष के दौरान जीवित बच्चे जन्मों की संख्या, और वर्ष के मध्य क्षेत्र की जनसंख्या, जितने भी क्षेत्र की जनसंख्या है वो, और जितने जीवित बच्चे जन्म लिए वो × 100, हाँ वो × 1000। आगे देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो किस राज्य की अनुसूचित जनजाति मतलब ST की प्रतिशत संख्या ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा कहाँ की है? मिजोरम की है। ऑप्शन नंबर डी न कितने हैं? 94.4%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है? सबसे अधिक साक्षर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। जनगणना 2011 का अनुसार भारत का कौन सा तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है? तो कौन सा है इसमें? सबसे ज़्यादा देखो साक्षरता दर कहाँ पे? केरल में है 94%, लक्षद्वीप में 91.84, मिजोरम में कितना है? मिजोरम में 91.33। तो तीसरे नंबर पे यही आता है मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखते हैं हम, विविध से पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक अर्थशास्त्री है? तो कौन अर्थशास्त्री है इसमें? तो आपको दिख रहा होगा रिचर्ड डॉकिंस, एलन ग्रीनस्पैन, वर्नोन हाचवुड, स्टीफन हॉकिंस तो नहीं है। ठीक है, इसमें अर्थशास्त्री हमारे एक ही है, एलन ग्रीनस्पैन। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार दिया गया? तो उपभोक्ता को कौन सा अधिकार दिया गया था? सूचित होने का अधिकार, चयन का अधिकार और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं, निवारण का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी
ए बी डी। हालांकि इतने दिए गए, देखो सुरक्षा का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, मतलब सुरक्षा का अधिकार है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार मतलब जो वस्तु आपको दिया जा रहा है तो उसके बारे में आपको सूचना भी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। वस्तु और सेवा के चुनाव और चयन का अधिकार, मतलब आप वस्तुओं का सेवा जो चुनाव और चयन खुद कर सकते हो। क्षतिपूर्ति का अधिकार, ठीक है, अगर उसे खाने से आपको कोई क्षतिपूर्ति हो जाती है तो उसका भी अधिकार आपको दिया गया है। शिकायत के निदान का अधिकार, अगर कोई कुछ खराब निकल जाता है तो उसका क्या है, आपको शिकायत करेंगे, उसका निदान भी होगा, ठीक है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, मतलब सभी को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, तो ये भी है हमारा। तो ये अधिकार आपको दिए गए हैं। वस्तु को सस्ते मूल्य पर में उपलब्ध कराना डंपिंग की कौन सी परिभाषा है? तो डंपिंग के देश की वस्तु को बाजार मूल्य से परदेश में उत्पादन खर्च से कम मूल्य में बिक्री करना, यही डंपिंग है, ठीक है। डंपिंग मतलब क्या होता है ना कि दूसरे देशों में जाकर सबसे कम प्राइस पर बेचना, जो उत्पादन हो रहा है उससे भी कम प्राइस पर, तो वो डंपिंग कहलाता है सभी। आगे देखते हैं, भारत में गन्ने के मूल्य को किस अधिनियम प्रावधानों के तहत नियंत्रित किया जाता है? तो गन्ने के मूल्य को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। NSDL का विस्तारित रूप क्या है? NSDL का विस्तारित रूप है यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटीज़ डेवलपमेंट लिमिटेड, नेशनल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिजाइन लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, यही है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेरोजगार है? तो किसकी मांग पूर्णतः बेरोजगार है? आधारभूत खाद्यान्न। अब इसका देखो, सब शिक्षा अभियान का लक्ष्य है प्राथमिक शिक्षा का साधारणीकरण इस वर्ष तक। ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या बात की गई है ना, देखो सब शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा का साधारणीकरण। देखो इसमें बोला गया ना कि 6 से 14 साल तक के सभी आयु के बच्चे को 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये आपका जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे ये समाप्त हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल साइंस से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं DSSB एग्जाम में उसे देखेंगे, ठीक है। तो ये जनरल साइंस का है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।